नमस्ते दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो पिछली कक्षाओं में हमने देखा था यूपीएससी के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। उसके बारे में हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संरचना, उसकी जो आगे का विकास कैसे हुआ, वर्तमान में उसकी प्रासंगिक क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, और जो उसके अध्यक्ष सदस्य हैं उनके कार्यकाल क्या है आदि के बारे में हम फुल डिटेल में अच्छे तरीके से फुल वीडियो में अच्छे से डिटेल से उनके बारे में पढ़ा था। तो उसकी दो वीडियोज मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे या जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड कर दिया है। उसका टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक भी अवेलेबल करवा दी गई है। साथ ही उसके पीडीएफ नोट्स की बात की तो वो जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। और अगर आप जैसे अगर यूट्यूब पर रेगुलर क्लास ले रहे होंगे तो आप अच्छे से खुद भी नोट्स प्रॉपरली बना सकते हो। फिर भी आपकी सहायता के लिए आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवा दी जाएगी। साथ ही अपने दोस्तों को आप पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल करवाओगे। तो हम बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अलावा राज्य लोक सेवा आयोग की। तो हर राज्य के अंदर एक लोक सेवा आयोग स्थापित होता है, क्योंकि वो जितने भी राज्य की भर्ती परीक्षा हो या निरस्त बोर्ड की जितने भी एग्जाम्स हो वो सब आरपीएससी या अदर एमपीएससी जो भी राज्य लोक सेवा आयोग होती है, बोर्ड होता है, वो करवाता है। तो संविधान के अंदर उसका प्रावधान किया गया था। यह भी एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका संविधान प्रावधान किया गया था। अब ये बनी कैसी है, क्यों इसको स्टेब्लिश किया गया, तो इस आदि इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हम इसकी बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान कैसे किया, संविधान के अंदर कौन सा अनुच्छेद इसको प्रमोट करता है। तो अनुच्छेद 312 में कहा गया कि था कि भारत सरकार अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करेगी, उसके समक्ष अन्य संयुक्त भर्ती परीक्षा है उनका आयोजन तो भी करेगी। उसके अलावा जो 315 है संघ या राज्य क्षेत्र में जो लोक सेवा आयोग उसका गठन का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 315 जो है वो राज्य और संघ दोनों के लिए, ये केंद्र शासित प्रदेश हुए उन सब के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान करता है। और जो कार्यकाल वगैरह होता है वो सदस्य को होता है, जो अधीनस्थ जो बोर्ड में कार्य सदस्य होते हैं। तो हम इसकी फुल डिटेल चर्चा करें। जैसे हम इसकी एक संरचना की बात करते हैं तो इसमें अध्यक्ष प्लस अन्य सदस्य होते हैं। जो स्टेट पब्लिक कमीशन होती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी बोल लो, स्टेट पब्लिक, क्योंकि ये सब अलग अलग बोर्डों अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहाँ सब जगह अलग अलग होती है तो उनका नाम अलग अलग हो। जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिकेशन मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, सॉरी, तो बीपीएससी हो गई आदि अलग अलग स्टेट के नाम से और अलग अलग हो सकती है। तो हम बात करेंगे इसके संरचना के बारे में। तो संरचना में क्या होता है, इसका एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य होते हैं। जो अध्यक्ष होता है उसका जो कार्यकाल होता है, मूल मूल संविधान के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन देखा जाता है 6 वर्ष होता है या 62 ईयर ओल्ड। मतलब अगर उसका कार्य अगर पद पे आने के बाद उस 6 वर्ष उसने कार्य पूर्ण 6 वर्ष तक उसने संपूर्ण रूप से या निश्चित रूप से कार्य पूर्ण कर लिया है तो उसका कार्यकाल अपने आप समाप्त हो जाएगा। जो अब अलग अलग जो बोर्ड होते हैं वो उनपे जो अध्यक्ष होते हैं उनका अलग अलग समय के अनुसार जो चयन होता रहता है, समय समय पर होता रहता है और अधिकतम होता है 82। अगर उसने 82 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो समय से पहले रिटायर हो जाएगा। ये उसका कार्यकाल की बात है। अनुभव की बात करें हम, जो अध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं उनके अनुभव की बात करें तो देखो संविधान के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। बाबा साहब जब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तभी सदस्य या अध्यक्षों के जो अनुभव किए वो राज्यपाल राष्ट्रपति पर छोड़ दी गई थी। तो इसकी भी बात करें, इनके जो अध्यक्ष जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं जिनके अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल अनुभव की बात करें, कार्य अनुभव की, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और राज्यपाल पे छोड़ दिया गया था। देखा जाए तो वैसे सामान्य तौर पर देखा जाता है 10 ईयर। वो कम से कम किसी विभाग में या किसी भारत सरकार के राज्य सरकार के किसी बड़े सरकारी जो विभाग है उसमें कम से कम 10 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए। सामान्य तौर पे ये देखा जाता है। ऐसा संविधान में कोई प्रावधान नहीं है तो आप इसके आगे एक नोट लगा के लिख लेना कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये सामान्य तौर पे देखा जाता है व्यवहार के अंदर। जो अगर क्वेश्चन आए
कि व्यवहार में उनका कारण भाव क्या होता है, तो लिख देना 10 वर्ष कम से कम। अब आ जाता है इनकी नियुक्ति कौन करता है, जो ये अध्यक्ष और अन्य सदस्य होता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है। देखो हमने यूपीएससी में देखा था कि उनके अध्यक्ष और उनके नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो स्टेट होता है उसमें एक संवैधानिक प्रमुख जो राज्यपाल होता है, तो यहाँ इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगर नियुक्ति ये करता है तो त्याग पत्र भी इन्हीं को सौंप सकते हैं। जैसे हमने यूपीएससी में देखा था कि अगर इनकी नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है तो त्याग पत्र भी इन्हीं को सौंपेंगे। अगर कोई अध्यक्ष या अन्य सदस्य चाहे कि वो समय से पहले अपना त्याग पत्र देना चाहे तो राज्यपाल को दे सकता है। तो हम ये इनकी कार्यकाल, अनुभव और नियुक्ति और त्याग पत्र की बात हो गई। अब करते हैं हम इनके कार्यों की। तो इनके कार्य क्या क्या है, तो मुख्य तौर पर देखा जाता है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है वो जो स्टेट की जितने भी एग्जाम्स होती है वो कंडक्ट कराती है। मुख्य तौर पे जो मुख्य परीक्षाएं होती है वो खुद कंडक्ट कराती है। जैसे राजस्थान में देखा जाए तो आरएएस परीक्षा जो होती है, या मतलब लेक्चरर्स भर्ती परीक्षाएं होती है, वो आरपीएससी का सही भर्ती परीक्षाएं, उनके बारे में देखा जाता है। तो जो भर्ती परीक्षाएं हैं, आयोजन, पहला काम होगा इसका भर्ती परीक्षाओं का आयोजन, ये कराता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और दूसरा ये हो गया कि जो आयोग की जो जितने भी पद है, जिन पे पद पे जो व्यक्ति अधिकारी काम कर रहे हैं, उनकी हस्तांतरण और प्रोन्नति आदि पर राय देते हैं, जिसको राज्यपाल मान लेता है या नहीं मानता वो उस पर डिपेंड करता है, आदि पे ये राय देता है। और तीसरा होता है कि जो, सॉरी एक मिनट, तीसरा जो अधिकारी होते हैं उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करता है। वैसे व्यवहार पे तो मुख्यमंत्री करता है, लेकिन देखा जाता तो अनुशासनात्मक कार्यवाही भी उसके अंडर में होता है, बट अक्सर जनरली होता नहीं है, क्योंकि जो एक मुख्यमंत्री होता है वो जनता जनप्रतिनिधि होता है, जनता उसे सीधे डायरेक्ट रूप से सुनती है, तो राज्यपाल का इतना रोल नहीं रह जाता। लेकिन संविधान में ऐसा कहा गया है, और व्यवहार में कुछ और होता है, वो आप सब जानते हैं अच्छे से, भाई किसके हाथ में क्या होता है, किसके हाथ में चाबी होती है। तो चाबी वर्तमान में वैसे मुख्यमंत्री की, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे नहीं लिख के आओगे। आप एग्जाम में लिखोगे कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है उसके पास अनुशासनिक कार्यवाही का अधिकार होता है, कानून प्रोन्नति आदि उसी के अंडर में होती है, लेकिन अक्सर व्यवहार में होता नहीं है। ये इसके हो गए कार्य। कार्य होने के बाद इसकी स्वतंत्रता होती है, तो स्वतंत्रता के बारे में हम वैसे बात कर लेते हैं। आप यहाँ नोट करने की जगह आप वैसे नोट कर लीजिए। तो इसकी स्वतंत्रता की बात करें, चलो एक बार नोट करवा देता हूँ मैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में पहले देखा जाता है कि अगर ये पद पर आ गए हैं तो उसको अलाप का पद घोषित नहीं किया जा सकता। पहला, अलाप का पद, मतलब अगर कोई आरपीएस मेंबर बन गया है तो उसे उसके आने के बाद उसको मतलब बिल्कुल शून्यकाल नहीं दे सकते। और तीसरा है कि इनके जो जो इनका पेंशन जो अन्य खर्च है वो संचित निधि पर है। ये इनकी पेंशन और जो इनकी सेवा सत्तम सुरक्षा है, जिनका इनको वेतन भत्ते जो भी मिलते हैं वो संचित निधि से मिलते हैं। विधानमंडल इस पर मतदान नहीं कर सकता, ये उनको रोक नहीं सकता, वो उसके अंडर में नहीं होता। तो उनके सेवा शर्तों में भी एक तरह से एक लाभ ही है, और ये जो इनका पद होता है लाभ का पद नहीं होता। तो इसकी स्वतंत्रता की बात की हो गई। अब आते हैं हम इसकी सीमाओं के बारे में। भाई इनकी मतलब
ऐसी क्या बाउंडेशंस होती है कि प्रोटेक्ट के लिए इनकी क्या। तो बाउंडेशंस के बारे में बात करें, बाध्यताओं के बारे में, तो इनकी सीमाएं होती है। देख, जैसे हमने पिछली यूट्यूब क्लास के अंदर बात की थी कि वो अनुसूचित जाति, जनजाति, आदि वर्ग आरक्षण के मुद्दों पर राय नहीं दे सकते, वैसा ही यहाँ पर है। एससी और एसटी के आरक्षण संबंधी सलाह न देना। यहाँ भी ये आरक्षण संबंधी मुद्दों पर कभी सलाह नहीं दे सकते, ये विधानमंडल का काम है, ये राष्ट्रपति के अंडर में जो आयोग होते हैं उनका काम होता है, ये इनको सलाह नहीं दे सकते। दूसरा है पिछड़ा जो वर्ग है उनके भी आरक्षण संबंधी, तो पिछड़ा वर्ग है उनके भी आरक्षण संबंधी मुद्दों पर ये राय नहीं दे सकते हैं। तो हम इनके सीमाओं के बारे में बात कर चुके हैं। और आता है इनके कि ये अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है किसको सौंपेंगे। तो जैसे हमने यूपीएससी में बात की थी कि वो अपनी वार्षिक जो रिपोर्ट होती है राष्ट्रपति को सौंपते हैं, वैसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपती है। तो हम नोट करेंगे वार्षिक रिपोर्ट। आप अपने अनुसार कुछ जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे लिख सकते हो, बाकी मैं अपने अनुसार लिख रहा हूं। राज्यपाल को सौंपते हैं वो वार्षिक रिपोर्ट, फिर उसके आधार पर वो निर्णय लेता है, उसके सेवा शर्तों में जो बदलाव करना चाहो वो राज्यपाल कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है? 14 दिन पूर्व उन्हें सूचना देनी पड़ेगी, और विधानमंडल या तो उनसे सहमत हो सकता है या खारिज भी कर सकता है, ये विधानमंडल पर डिपेंड करता है। लेकिन राज्यपाल को 14 दिन पूर्व अगर उनकी सेवा शर्तों में बदलाव करना चाहता है, आरपीएससी को 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन आरपीएससी इस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकती, किसी प्रकार की सलाह नहीं दे सकती, यह सब राज्यपाल की मनमर्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन विधानमंडल इन पर मतदान करके सहमत भी हो सकती है या खारिज भी कर सकते हैं विधान। तो इसकी वार्षिक रिपोर्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं कार्यवाहक अध्यक्ष की। तो कार्यवाहक अध्यक्ष होता है उसके लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि कार्यवाहक अध्यक्ष कब बनता है? पहली शर्त है जब पद रिक्त हो, और दूसरी शर्त है अनुपस्थिति, लगातार अनुपस्थिति। आप एक जरूर लगा लेना कोष्टक के अंदर, लगातार या निरंतर। जैसे भी आप कंटिन्यू इंग्लिश के अंदर अगर आप थोड़े मास्टरमाइंड है तो रेगुलर जो एब्सेंट्स है उसके आधार पर भी कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है, और अगर पद उनका रिक्त है तो भी कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। ये सब कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल के अंडर में होता है सेवा शर्तें आदि के बारे में। और एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम, जो हमने बताया था कि ये जो इनका कार्यकाल कितना होता है 6 वर्ष और 62 वर्ष का, वो मूलतः संविधान में 60 वर्ष था, लेकिन 41वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे 62 वर्ष कर दिया गया है। तो आप ये जरूर नोट कर लेना, 41 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ट्यूशन 1976 बढ़ा के कितनी कर दी हुई? 62 ईयर्स ओल्ड के 62 ईयर्स पे रिटायर्ड हो जाएंगे। तो आप ये जरूर नोट कर लेना 41 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 62 ईयर, है ना। तो आप ये जरूर नोट कर लेना, इसको हिंदी में लिखना है ना 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, तो 62 ईयर्स कर दिया गया। तो आप ये वो जो आप उनके कार्यकाल की बात की थी तो वहां कोमा में लगा के आप इसको जरूर नोट कर लेना, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है ऐसे सवाल जनरली जो वनडे एग्जाम्स होती है एसएससी वगैरह, तो उनमें जरूर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको कंफ्यूजन कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि एक नंबर भी आपका कटे, आप एक नंबर एडवांस लेके चलो। और जो यूपीएससी होती है तो यूपीएससी में से सवाल जो संविधान संशोधन होते हैं उन्हीं में पूछा जाता है अक्सर देखा जाए तो और वैसे अगर थ्योरेटिकल बातें करें तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बच के चलते हैं, वो क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन पूछने का प्रयास बहुत कम करती है, वो व्यवहारिक रूप से क्वेश्चन बनाती है ताकि आप जो एक मीडियम रेंज या लो लेवल या हाई लेवल तीनों टाइप के भी जो व्यक्ति है आराम से
सोल्व कर सकते हैं। तो वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप नोट कर लेना। और एक और बात थी कि जो ये कार्यवाही जो अध्यक्ष है, ये कब जोड़ा गया है? तो ये था 15 संविधान संशोधन 1963 के अंदर। तो ये था 1963। आप इसको नोट डाउन कर लेना। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के अंतर्गत ये कार्यवाही जो अध्यक्ष है वो जोड़ा गया था। मूल संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन वर्तमान में तो है ही। तो आप इसका महत्व जरूर ध्यान रखना कि कब जोड़ा गया, 15 संविधान संशोधन 1963। और जो ये कार्य कार्य जो काल था उसको कब बढ़ाया गया था? 41 संविधान संशोधन 1976 द्वारा 62 ईयर्स किया गया था। पहले 60 वर्ष था। तो ये हो गई इसकी संरचना, कार्यकाल, सीमा आदि के बारे में बात हो गई। अब होता है इनका निष्कासन। तो आप नोट डाउन कर रहे हैं कि नहीं? नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि नोट्स वगैरह जो अपलोड करने में भी टाइम लगेगा। हमारी जो टीम है वो टाइम लगेगा थोड़ा, अभी कंप्यूटर पे काम कर रही है। तो तब तक आप नोट करते रहिए, बाकी बाद में आप नोट करो ना करो, आपको प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन नोट जरूर करोगे, इससे आपकी लिखने की आदत बढ़ेगी। लिखने की आदत बढ़ेगी तो आप परीक्षा में अच्छे से कर पाएंगे। वनडे एग्जाम्स के लिए मैं नहीं कह सकता, बट जो यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस वगैरह एग्जाम्स अगर आप दे रहे हो, लिखित वाले मेंस वगैरह अगर दोगे, तो आप वहाँ लिखने का प्रोग्राम होता है तो आप जरूर सेलेक्ट हो जाओगे। और आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करने की, लिखने की आदत डालोगे। हमें तो मानना है कम से कम डेली कि 10 या 20 पेज जरूर लिखना चाहिए। किसी भी, अगर आपको कुछ आता है या आपको क्रिएटर हो, लिखने का कोई शौक है, तो आप जरूर 10 से 20 पेज अपने आप लिखिए, ताकि आपकी हैबिट बने रहे। बाद में ऐसा ना लगे कि एक दिन पेन उठा के देखें तो पेन चले ना, तो ऐसा ना हो। तो डेली रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब हम बात कर रहे थे कि निष्कासन या मतलब उनके पद जो है कैसे समाप्त होगा। तो हम इसकी बाउंडेशन की तो बात कर ही चुके थे। तो हम बात करें किन आधारों पर इनको हटाया जा सकता है, संविधान में से क्या प्रावधान है कि हम एक जो अध्यक्ष है उसको कैसे हटा सकते हैं, या वो कोई रिश्वत के आरोप में वगैरह, जो भी हम उस पर बात करेंगे। देखो, भ्रष्टाचार अधिनियम तो आपने पढ़ा ही होगा, वो थोड़ा हार्ड है। हम उसके बारे में अभी डिटेल से कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो आप वहां जरूर उसको जरूर देखिए, भ्रष्टाचार अधिनियम होगा। हम बात करते हैं कि आधार क्या है। आप ऐसे मत लिखना अपने नोट्स के अंदर कि आधार क्या है। आप लिख लेना कि जो अध्यक्ष है वो अन्य सदस्य है और रजिस्टर्ड पब्लिक सर्विस में, वो किन आधारों पर हटाया जा सकता है। एक बड़ी लाइन में लिखना, किन आधारों पर हटाया जा सकता है। फिर उसके नीचे लगाना, उससे कॉमा लगा के फिर पॉइंट 1 लिखना। पहला होता है कदाचार, दूसरा असक्षमता, तीसरा दीवार। अब तुम ऐसे मत सोचना कि सारे ऐसे फॉर्मेट में लिख के आएंगे एग्जाम के अंदर कि कदाचार फर्स्ट, असक्षम, दिवालिया। जैसा आपको याद आए वैसा आप लिख के आना, आपके कोई नंबर नहीं कटने वाले। और वैसे अक्सर जो बुक्स होती है उनमें देखा जाता है कि दिवालिया को पहले ऊपर लिखा जाता है, फिर असक्षमता को, फिर कदाचार को सबसे लास्ट में लिखा जाता है। और इसका चौथा है दिवालिया हो गया, असक्षमता, कदाचार हो गए। चौथा है कि निगम में लाभ का पद धारण करने पर करने पर जो भी, अगर किस जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य अध्यक्ष हो गए, अगर निगम का मतलब हो गया आपकी जो कंपनियां कॉर्पोरेट हो गए, जो भी अगर जो भी स्टेट जो गवर्नमेंट बॉडी, जिनके अलावा जो बॉडीज हो गई, वहां से अगर वो लाभ का पद या वेतन उठा रहा है, तो वो इन आधारों में एक तो ये आधार है, इस आधार पर उसको हटा दिया जाए। उसके अलावा आता है दिवालिया, अगर वो बैंक फ्रॉड है किसी प्रकार का, या उसके पास कोई पैसा नहीं बचे, बिल्कुल कगार पे है, तो उसका सब कुछ बैंक करप्ट हो गया, तो उस आधार पर उसको हटाया जा सकता है। अगर उसमें जैसे मान लो अगर वो जेनेटिक्स के कारण अगर असक्षम है, तो उन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, उन आधारों पर आप उनको नहीं हटा सकते। तो ये नोट जरूर कर लेना। स्टेटमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट एक बार 1993 में दिया था। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था कि आप असक्षमता के अंदर जो दिव्यांग होते हैं उन आधार पर आप उनको नहीं हटा सकते।
असंख्याकता का मतलब होता है कि आप पे योग्यता है कि नहीं, मतलब योग्यता इन आधारों पर नहीं तय हो सकती कि आप दिव्यांग है, या आपकी आई ब्लाइंडनेस है, या आपके 40% डिसेबिलिटी है। इन आधारों पे आप उसको अक्षम नहीं कर सकते। अक्षम मतलब होता है कि आप में टैलेंट है नहीं है, आप उस पद पे रहने लायक है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं, तो उन आधार पर अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप उन आधार पर हटा सकते हैं। और आता है कदाचार। तो कदाचार को डिफाइन किया गया था, कदाचार को संविधान में डिफाइन किया गया था कि मतलब कदाचार का मतलब होगा कि वो किसी संविदा का पद पे वेतन उठा रहा हो, या किसी निगम या कंपनी में किसी लाभ का शेयर वगैरह होल्डर होकर उसका पद से वहां से पैसे उठा रहा हो, तो उस आधारों पे इनको हटा सकते हैं। तो कदाचार को वैसे डिफाइन किया गया। और असक्षमता को 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर दिया था कि आप दिव्यांग जो श्रेणी वाले उनको छोड़ के, जो व्यक्ति अगर काम नहीं कर रहा या किसी वजह से उसमें उस प्रकार के कौशल योग्यता की कमी है, तो उन आधारों पर इनको हटाया जा सकता है। आप ऐसा समझ समझे कि आप आईएएस या जो भी कस्टम वगैरह बन गए तो आप उन्हें नहीं हटा सकते। आपके लिए सब आधार उपलब्ध है संविधान के अलावा अन्य विधियों में भी। तो आपको प्रोन्नत करने की जगह अगर आपका डिसअपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं, तो आप ये चीज ध्यान रखिए ना। तो काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। तो हम इन आधार पर बात कर ले, राज्य लोक सेवा आयोग की पूरी डिटेल्स के बारे में बात कर लिए। उसके अलावा एक संयुक्त जो लोक सेवा आयोग होता है उसकी भी थोड़ी सी डिटेल्स की बात कर लेते हैं साथ ही। संयुक्त लोक सेवा आयोग, आप इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेना यहाँ पे। कमांड पब्लिक सर्विस कमीशन, जो इसको बोलते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो इसके बारे में बात करें तो जो इसका अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो नियुक्ति होती है, नियुक्ति होती है राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति करता है तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे भी कि अपने अगर पद से वो अपने आप हटना चाह रहे, वो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे। जिनके वेतन सेवा शर्तें हैं वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। सेवा शर्तों के अलावा जो अन्य सदस्य हैं उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति करेगा। और जो वार्षिक रिपोर्ट है वो राज्यपाल हो। ये चीज आप नोट के रखना, जो वार्षिक रिपोर्ट है वो राज्यपाल हो। अब राज्यपाल कितने हैं, जो स्टेट होंगे उनके राज्यपालों को। अगर दो स्टेटों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बना है तो दोनों स्टेटों के राज्यपालों को वार्षिक रिपोर्ट सौंपेंगे। ये चीज आप नोट करें, यहाँ राष्ट्रपति मत लिख देना वहां जाके, फिर बोलोगे सर ने तो यही बताया था। तो सर की गलती नहीं, वो आपकी गलती होगी। आप ये जरूर नोट करके रखना, अच्छे से नोट करना है इसको। वार्षिक जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल को आप एक अच्छी लाइन में शॉर्ट फॉर्म में मत बनाना। शॉर्ट फॉर्म में नोट्स करने के खिलाफ जल्दी से आप मत बनाया करो, जो मैं लिख दूं बस वही काफी है, बाकी आप चीजें अरे इसको जरूर नोट करिए। अगर आप जैसे आपको रिवीजन करने के टाइम में ये जरूर काम आएंगे वैसे, लेकिन आप एक अच्छा सा डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाया करो ताकि अच्छे से उसको पढ़ सको, बाद में समझ में आए। ऐसा ना है कि आप एक लाइन पढ़ पढ़ के बग रहे हो, बाद में समझ रहे हो एग्जाम में बैठ के सर देखा तो था लाइन में याद नहीं आ रहा। तो याद कहाँ से आएगा जब आपने अच्छे से लिखा ही नहीं, पर पेन से प्रैक्टिस हुई नहीं तो पेन कैसे चलेगा। प्रैक्टिस पेन से होती है, माइंड तभी काम करेगा आपका, ये यहाँ से जुड़ा होता है। तो ये वार्षिक रिपोर्ट जो राज्यपालों को सौंपते हैं, ये चीज आप याद रखना। त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे, जो भी इनकी नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के हुए। इनके वेतन भत्ते जो भी होगा वो भी राष्ट्रपति खुद निर्धारित करेंगे, जो संचित निधि से होता है। तो हम ये संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ चुके हैं। और इनके सदस्य जो भी होगा वो सदस्य वगैरह जो कितने सदस्य होंगे वो सब राष्ट्रपति का अधीन होता है। और राष्ट्रपति तुमने पता है राष्ट्रपति कितना काम करता है, वो सब प्रधानमंत्री या गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। ये सब हो गया, संयुक्त लोक सेवा आयोग हो गए और राज्य लोक सेवा आयोग। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे अन्य आयोगों के बारे में या संसदीय विधानमंडल के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे वीडियोज को जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अन्य वीडियोज का बेसब्री से इंतजार कीजिए, जल्दी से आ जाएंगे वो भी। धन्यवाद।